साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़ीर ढोकी, पीपल मीडिया ऑफिशियल PMO इस्लामाबाद। साथियों, हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है उन्हें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने खारजा उमूर की कमेटी का मेंबर बनाया था। MLA भी पार्टी की रही, बहुत पार्टी का बहुत बड़ा सरमाया है। पलवा शाह खान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे मौजूदा हालात पर तजिया करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। जैसे कहता है शगुन तो ये नहीं है। जिस दिन से ये हुकूमत आई है इस मुल्क में तबाही और बर्बादी का एक सिलसिला जो है वो जारी है। आप रेलवे से ले लें, PIA को देखें, आप खुराक की वजारत को, हेल्थ की वजारत को देखें, अदवायात के स्कैंडल को देखें, पेट्रोलियम को देखें, आटा चीनी को देखें, ऐसी कोई वजारत नहीं है जो इनकी काबीना में किसी दाग से पाक हो। हर वज़ीर जो है वो दागदार है, हर वज़ीर पर जो है अरबों रुपए के स्कैंडल्स हैं और उसको डाल दिया जाता है माफिया के खाते में। अब सवाल ये है इस हुकूमत से कि अगर माफिया इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने ताकतवर है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के भी रीच से बाहर है, उनके काबू में भी नहीं है, तो अगर कल कोई माफिया कह दे कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा है तो क्या वज़ीर आज़म ये मान के जो है वो भारतीय शहरियत हासिल कर लेगा? लिहाजा अब ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है कि पिछले 73 से 2 साल से जिस तनज़ली का पाकिस्तान शिकार हुआ है वो उसकी एक छोटी सी मिसाल आप PIA की देख लें। आज PIA को ज़मीन बोस कर दिया गया। नतीजा ये है कि अब हम जो मर्ज़ी चिल्लाते रहे, सिविल एविएशन जो मर्ज़ी कहती रहे, शायद हमें किसी स्टेज पर एक थर्ड पार्टी से बाहर से वैलिडेशन लेनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ख़तरा है कि यहाँ नहीं रुकेगा। एक दफ़ा हमारे किसी कौमी असासे पे कोई तीसरी पार्टी बाहर से आएगी तो फिर शायद ये एक लाइन लगेगी और ये उस तरफ जाएगी जिस तरफ हम देख रहे हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ तोहफ़ा है हमारे न्यूक्लियर असासे। हमें सख्त ख़दशात हैं कि इस हुकूमत ने जिस तरीके से मीडिया का गला घूटा, जिस तरीके से अपने ऑपोजिशन का गला घूटा, मुखालफीन को जीने का हक नहीं, मुखालफीन की सांसें बंद हैं, उनकी आवाज़ें बंद हैं, और अगर कोई दंदनाता फिर रहा है तो वज़ीर आज़म और इसका माफिया। आप फॉरेन पॉलिसी पे देख लें, इस शख्स ने जिस तरीके से कोई 48 घंटे शायद उस अभिनंदन वो पाकिस्तान में रहा जो हम पे बम बरसाने आया था। इन्होंने उठकर पार्लियामेंट में खड़े होकर इन्हें ऐलान किया तकरीर करने के बाद कि मैं इसको जाने देता हूँ। उसको इज्जत के साथ रवाना किया गया वाक़ा। वो आज दोबारा भारतीय एयरफोर्स का हिस्सा है और वो कहता है कि मुझे दोबारा भेजा जाए। आज कुलभूषण पे देखिए, आज हमारे चेयरमैन साहब ने ट्वीट किया है, छुप के रातों के अंधेरे में खामोशी से उसके हक में एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है कि जो एक ओवर राइडिंग ऑर्डिनेंस है जो प्रेसिडेंट को ये ताकत देता है कि मिलिट्री कोर्ट्स को भी ओवर रूल कर जाए। वो प्रेसिडेंट को ताकत देता है कि वो कोई ऐसी चीज़ जो वो कुलभूषण यादव समझे कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसका अजाला करेगा, और हाई कोर्ट में अपील का उसको हक दिया गया है। बात दरअसल ये है, आप ट्रांजिट ट्रेड खोलते हैं, कल भी मैंने ये बात की, आप पार्लियामेंट में नहीं लाते, आप किसी से मशवरा नहीं करते, आप हर वो काम करते हैं जो भारत और मोदी के मफाद में है। फिर आप 5 अगस्त को अभी हमारे साथ फिर नया नौटंकी आप शुरू कर देंगे। तो पाकिस्तानी भी इतने बेवकूफ़ नहीं, ना हम अंधे हैं, ना लोग अंधे हैं, ना हम पागल हैं, ना लोग पागल हैं। और जब सवाल किया जाए, जब आपकी दहशत गर्दों से हमदर्दी पे सवाल उठाया जाए तो आप धमकियां दिलवाते हैं, मौत की धमकियां दिलवाते हैं। दहशत गर्दों को आपकी पुष्ट पनाही हासिल है। एहसानुल्लाह एहसान, आपकी मुल्क में कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं, आपके मुल्क में कोई एजेंसी नहीं कि जो पता करे कि कौन है जो ये इस तरह की धमकियां लगाई जा रही हैं। आपके मुल्क में कोई ऐसा तरीका नहीं जो कि दीगर लोगों को जो है लीडरान को तहफ़्फ़ुज़ दे। लिहाजा मैं ये समझती हूँ कि अब कुछ दिनों बाद ये कुलभूषण के जाने की राह भी जो है ये हमवार कर रहे हैं। ये ऑर्डिनेंस जो है मैं इसको एक बहुत बड़ा
पाकिस्तान और उनकी कौम से ज़्यादती समझती हूँ। इमरान खान कोई नहीं होता कि वो यकतरफ़ा तौर पर वो तमाम लोग जो इसकी सरगर्मियों के हाथों जिनकी जान गई है उनका खून भी माफ़ करे। ये इनका हक नहीं है, ये उन लोगों का हक है जिसका कुलभूषण ने जिनका कत्ल किया। ये बलोचियों का हक है, ये उन लोगों का हक है, पूरे पाकिस्तान का हक है। ये कौन होते हैं रातों के अंधेरे में ऑर्डिनेंस लाने वाले? और ये क्यों छुप रहा है ऑर्डिनेंस? क्यों छुपा हुआ है 21 मई से? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं पार्लियामेंट में बताया गया कि हम ये करने वाले हैं? क्या वो प्रेशर है? कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको प्रेशराइज करिए इस किस्म के मुल्क दुश्मन इक़दाम करने में? तो आप ये शौकत खानम और सिलाई मशीन, ये चोरी का आपको कैसा गोरख धंधा नजर आता है? देखिए, खासा मकरूह धंधा है, क्योंकि हमारे माशरे में या मुसलमानों के या साउथ एशिया के या किसी भी माशरे में शायद जो ये ज़कात और खैरात का पैसा होता है, इस पर हाथ डालने से चोर भी डरते हैं, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि ये पैसा जो है ये किसी को रास नहीं आता। अब अगर दूसरे किसी मेहनत से या किसी कारोबार से या अपने ख़ानदानी तौर पर कुछ असासे रखते हों तो उस पर खान साहब को बहुत गुस्सा है। लेकिन वो अपने घर, रियासत मदीना बनाने का दावा है, लेकिन अपने घर से शुरू नहीं करते। अपने घर में रियासत कूफा बनी है और भाषण रियासत मदीना के हैं। लिहाजा आप पुकार फंड को याद करें। आपको याद होगा कि जब यहाँ फ्लड्स आए थे तो एक पुकार फंड कायम किया था, जिसमें यही वज़ीर आज़म साहब और उनकी बहनें थी, और उस पुकार फंड के नतीजे में बड़ा पैसा जमा किया और उससे घर बनने थे। एक घर अगर आपको कहीं नज़र आ जाए आज ज़मीन पर पुकार फंड का, तो आप मुझे दिखा दीजिए। ये एक नहीं है, ये सिलसिला है। यानी कि आप फॉरेन फंडिंग केस में एक भारतीय इंदरजी से और एक इजरायली शहरी से पैसे लें, वो जायज़ है। अगर यही इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगता या किसी और जमात पर लगता तो हम अभी तक डी चौक में उल्टे लटक रहे होते। लेकिन ये वो शख्स हैं जो अभिनंदन को सलूट करके भेज दें, जो कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस निकाल दें, जो मोदी की दुआएं करें वापस आने की, जो मोदी को कश्मीर का मसीहा समझे। इनको सब माफ़ है, इनको सब माफ़ है, हर चोरी माफ़ है, हर चीज़ माफ़ है। और बाकियों को जो है भाषण देने का वो एक इसने समझा हुआ है कि इसके पास इख्तियार है। हम ये समझते हैं कि अब बहुत हो गया, ये खुल के आवाम के सामने आ गया है, और माफिया सबसे बड़ा जो है वो ये हुकूमत खुद है। इसमें बैठा हर वज़ीर माफिया का हिस्सा है, और सारा माफिया के ताने बाने और उसकी जो मनी ट्रेल है वो इस डी चौक के सामने जो एक बड़ा घर है उधर जाती है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस बात को हकीकत की तरफ ले जाती है कि उन्होंने कहा था कि सिलेक्टेड ने इमरान खान को कहा था प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड। तो ये बात तारीख की एक तनाजुर में देखें कि लीडर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लीडर है, और एक लीडर की ये बात अब सच साबित हो रही है कि ये सिलेक्टेड है। आप किस नज़र से देख रहे हैं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर? देखिए, मुझे याद है जब इनकी ओथ पहला दिन था पार्लियामेंट में और इन्होंने वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया था और ये वोट लेने गए थे, तो जब चेयरमैन साहब ने इनको सिलेक्टेड कहा तो उन्होंने खुद पीटा था डेस्क। लिहाजा उससे आपको समझ आ जाती है कि किस किस्म की सिलेक्शन है। आप और हम भी जब कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, हालांकि हत्ता कि जब कोई सब्ज़ी या फल लेने जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं दागदार दाना ना मिले, हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं, लेकिन कोई अच्छा पीस सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्शन मुझे समझ नहीं आती कि जो सबसे खोटा सिक्का है वो सिलेक्ट करके इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, और उस खोटे सिक्के की हर रोज़ जो है आप कोई ना कोई तबाही जो है मुल्क और कौम की आप देखते हैं। अब सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा और कब तक ये इसको इजाज़त दी जाएगी इस सिस्टम को, मुल्क को तबाह करने की। अब इस मुल्क में ऐसा कोई इदारा बाकी नहीं रहा, मईशत से लेके खारजा पॉलिसी से लेके आप आ जाए मुल्क के अब रेलवे, PIA जैसे मैंने कहा, हत्ता कि मुल्क के असासों को बेचने के लिए स्टील मिल्स पर कल
चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये एक इंतहाई दागदार डील है, ये एक इंतहाई गलत डील है जो स्टील मिल को बेचने की तैयारी हो रही है। तो आप बताइए, रोजवेल्ट होटल के पीछे इनकी राल टपकती है। कोई ऐसा असासा हो जो मुल्क और कौम का सरमाया है, उसको बेचकर अगर ये सिर्फ अपने अगले 2-2.5 साल गुजारना चाहते हैं तो क्या इनको इसकी इजाज़त देनी चाहिए? क्या अपोजिशन की दीगर जमातें खड़ी होंगी इस जुल्म के ख़िलाफ़? क्योंकि अब तक सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब हमारे चेयरमैन जो हैं वही एक मौसर आवाज़ है, बाकी मौलाना साहब हैं और बाकी जगह पर हमें कुछ खामोशी नज़र आती है। लिहाजा अब उम्मीद ये की जा सकती है कि चेयरमैन साहब ने जो कहा है उसको तहरीक की शक्ल देंगे और कारकुनों को कहा है कि तैयार रहें। तो उम्मीद ये की जाती है कि अब बाकी अपोजिशन जमातें भी अपनी जो है ज़िम्मेदारी का एहसास करें और इस हुकूमत को चलता किया जाए, चाहे सड़क पे किया जाए, चाहे किसी कानूनी और आइनी तरीके से किया जाए, या चाहे अवाम की ताकत के ज़ोर पे किया जाए। लेकिन अब इनका चलना मुल्क के लिए नुकसानदेह है।